विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या है। ठीक है, कल अपने बात की थी कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो कार्य आता है, ठीक है, वो किसका आता है, माइनस का, क्योंकि इकाई धनावेश जब अपने काम में लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है और उसपे जो लगने वाले बल की दिशा है वो एक दूसरे की क्या प्राप्त होती है, विपरीत। ठीक है, इसलिए आज हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या है। तो कल हमने बात की थी कि अगर कहीं पे विभव लिखना है तो विभव लिखते हैं W/Q0। ठीक है, यानी परीक्षण आवेश को जो लेके आ रहे हैं और कार्य W जो किया गया कार्य, ये विभव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, विभवांतर। जैसे मैंने लिखा है इसको VA माइनस VB, यानी A और B के मध्य जो विभवांतर उस चीज को दर्शा रहा है। क्या लिख सकता हूँ, कार्य बटे Q0। तो यहाँ पे अगर मैं कार्य लिखूं तो कार्य को मैंने बात की थी, क्या लिख सकता हूँ, F.S, या फिर यहाँ पे लिखेंगे F.DS, या फिर हो सकता है अगर विस्थापन DS नहीं लेकिन क्या काम में ले सकते हैं, F.DR भी यहाँ पे विस्थापन क्या काम में ले रहा हूँ, DR। तो W को लिख सकता हूँ F.DR। अब अपने को बात करनी है कि ये जो कार्य है, ठीक है, उस कार्य के लिए DR के लिए तो उसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। VA माइनस VB लिखते हैं अपने अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो A कौन से पे, अंतिम पे, प्रारंभिक कौन सा है, B पर। तो इसको लिख सकता हूं अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी यहाँ पे तो आता है प्रारंभिक और ऊपर आता है अंतिम, यानी अपर लिमिट और नीचे वाली लोअर लिमिट। इसलिए मेरे को कार्य के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अब अगर मैं ये कहूं कि ये कार्य मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र के लिए, किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, यानी अपने को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य का मान। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की अपने बात की थी कि उसमें कार्य किसका आता है, ऋणात्मक आता है। तो अगर मैं बात करूं WE की, यानी विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, तो किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। ठीक है, तो WE का वैल्यू आ सकता है माइनस का B से A। F को क्या लिख सकते हैं, Q0 गुना E। ठीक है, और डॉट क्या आया, DR। तो यहाँ पे Q0 देखो तो Q0 तो आवेश का मान है जो नियत है, तो वो समाकलन के हिसाब से किधर आ सकता है, बाहर। समाकलन में क्या, E डॉट DR, कहीं से B से लेके कहां तक, A तक। तो ये तो आया कार्य। तो अगर मैं विभवांतर की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं VA माइनस VB इक्वल्स टू W की जगह क्या आ सकता है, माइनस का Q0 E डॉट DR, और अपोन में क्या आ सकता है, Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो VA माइनस VB अपने लिख सकते हैं माइनस का E डॉट DR। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना। ठीक है, यानी अगर विद्युत क्षेत्र के कारण विभव का मान ज्ञात करें तो विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाले विभव के लिए यहाँ पे जो आगे का चिन्ह है वो किसका आना चाहिए, माइनस का, और इसको लिख सकते हैं E डॉट DR, जिसके आधार पे अपने को अलग अलग डेरिवेशन करने भी, A के कारण मान कितना है B, ठीक है, किसी बिंदु के कारण कितना आता है, किसी द्विध्रुव के कारण कितना। ठीक है, लेकिन अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं विद्युत क्षेत्र के कारण किया गया कार्य निकाल रहा हूं तो विद्युत क्षेत्र के कारण किए गए कार्य का जो मान है वो आता है VA माइनस VB इक्वल टू माइनस का E डॉट DR। और अगर ये विभव की बात करूं, ये विभवांतर ये क्या है, विभव है, तो हो सकता है इसको 0 से अनंत लेके जाऊं या फिर अनंत से कहां तक है, 0 तक। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं VA, मैंने मान लिया V सबसे पहले कहां पे था, अनंत पे, तो VB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो माइनस का समाकलन E डॉट DR। और अगर मैं ये भूमि अनंत से कहीं पे लेके आता तब वो सिर्फ क्या बचता, VB VA का वैल्यू कितना रहता, 0। ठीक है, तो इस आधार पे अपनी बात करनी है विभव आता है या फिर विभवांतर। तो एक चीज तो क्लियर है, VA माइनस VB जो वैल्यू है वो किसके बराबर आता है, माइनस का E डॉट DR। अब अगर अपने बात करें किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विभव की, ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव कितना उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब भी अपने किसी निकाय की अगर विभव या विभवांतर या स्थिति अलग अलग समूह की बात करें तो उसके अंदर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ज्ञात करना है कार्य का मान। ठीक है, और कार्य के लिए अगर विभव पूछे तब तो अपने को ज्ञात करना है कि वो जो आवेश है वो चाहे अनंत से किसी बिंदु
पर है या फिर किसी बिंदु से कहां तक जाए, अनंत। दोनों स्थितियों में अपने को कोई दिक्कत नहीं, मान विभव का निकालना है, ठीक है। और अगर विभवांतर चाहिए तो एक बिंदु से कौन से बिंदु तक है, दूसरे बिंदु तक। तो अगर मेरे को ज्ञात करना है बिंदु आवेश के कारण क्या ज्ञात करना है, विभव। तो मैंने मान लिया बिंदु आवेश है बिंदु ए पर जिसका वैल्यू कितना है, Q है। इसके कारण मेरे को किसी बिंदु P पर, जो बिंदु P है उस पर क्या ज्ञात करना है, विभव, यानी मुझे Vp की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि बिंदु आवेश A पर Q आवेश है जिसके कारण किसी बिंदु P पर मुझे विभव ज्ञात करना है, इसकी दूरी यहां से कितनी है, R है, ठीक है। तो मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी, Vp की। तो अगर मैं कहूं विभव, तो विभव का मतलब ये है कि जो दो बिंदु होते हैं अपने A और B, उनमें से कोई सा भी एक बिंदु कहां पे हो, अनंत पे हो। तो अगर मैं ये बात कहूं कि मुझे विभव ज्ञात करना है किसपे, P पे, तो एक तो बिंदु हो गया P, तो विभव के लिए दूसरा बिंदु कहां पे होना चाहिए, अनंत, ठीक है। यानी अगर मेरे को विभव ज्ञात करना है तो P तो ये रहा, एक बिंदु का निर्धारण हो गया, तो दूसरा बिंदु कहां पे मानो, अनंत पे। तो उस अनंत के लिए अगर मुझे विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कार्य। तो कार्य कैसे निकालें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कार्य की, तो कार्य के लिए अपने को, जैसे अगर मैं बात करूं बिंदु विभव के लिए, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि बिंदु P से आवेश को कहां पे लेके जा रहे हैं, अनंत। गति किससे किस बोल रहा हूं, P से अनंत की ओर, यानी आवेश को P से कहां लेके जाओ, अनंत तक। क्योंकि विभव का मान अगर ज्ञात करना है तो एक बिंदु कहां पे होना आवश्यक है, अनंत पर होना आवश्यक है। इसलिए लिख रहा हूं वो जो बिंदु आवेश, जिस बिंदु P पर अपने को विभव ज्ञात करना है, उस बिंदु P से किसकी ओर गति करेंगे, अनंत की ओर। लेकिन उसको P से अनंत की ओर गति करने के लिए अपने को आवेश क्या चाहिए, Q0। तो मैंने बिंदु P पर एक आवेश मान लिया Q0 जो कि परीक्षण आवेश है, और उस आवेश को बिंदु P से मार्ग गति करवाता जा रहा हूं, ठीक है। और कहां तक लेके जा रहा हूं, अनंत। यानी बिंदु P से ये जो Q आवेश है, Q0 आवेश है, उसका विस्थापन में इस तरफ करता जा रहा है। तो विस्थापन में R को नहीं लिख सकता, क्या लिखना पड़ेगा, dr, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा E का जो वैल्यू है वो बार बार क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो अभी अपने लिखा अभी मैं बिंदु P से कहां जा रहा हूं, अनंत, ठीक है। तो अगर बिंदु P से मैं अनंत की ओर गति करूं, ठीक है, तो उसके आधार पर अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो अपने जो V लिखा था वो लिखा था माइनस का E डॉट dr, ठीक है। यानी अगर मैं बिंदु P से अनंत की ओर जा रहा हूं तो मैंने लिख लिया अभी अनंत E डॉट dr जो है उसके लिए Vp अपने लिख सकता हूं, ठीक। तो यहाँ पे अपने को एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि E और dr उसकी दिशा क्या है, कि V की लिमिट कैसे लगानी है, कहां से कहां तक इसका समाकलन करना है, उस चीज का निर्धारण अपने को करना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ये कहूं भी मैंने जो आवेश की गति है वो P से कहां पर किया, अनंत तक। अगर P से मैंने अनंत किया तो प्रारंभ बिंदु तो कौन है, P, अंतिम बिंदु कौन है, अनंत, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि विभवांतर के लिए प्रारंभ बिंदु P और अंतिम कौन है, अनंत। इसको ये लिख सकता हूँ V अनंत माइनस से Vp, ठीक है, प्रारंभिक माइनस से अंतिम, ठीक है। यानी एक बिंदु से कौन से बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक। तो प्रारंभिक माइनस अंतिम अगर लिखूं तो माइनस का E डॉट dr, ठीक है, कहां से, बिंदु P से कहां तक है, अनंत, ठीक है। तो बिंदु P कितनी दूरी पे है, R, यानी इसका जो समाकलन होना है वो R दूरी से कितनी दूरी तक होना है, अनंत दूरी तक होना है, ठीक है। तो इसके आधार पे अगर मैं किसी अनंत पे बात करूं तो अनंत पे जो समाकलन, अनंत पे विभव का मान कितना माना जाता है, 0। तो यहाँ पे बच गया माइनस का Vp इक्वल टू E डॉट dr, ठीक है। और R से कहां तक है, अनंत, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको देखो तो Vp का निशान चेंज हो गया, आगे बच गया अपने पास E डॉट dr, ठीक है। Vp से बिंदु जो दूरी R है, R से कितनी दूरी तक बात करनी है अपने को, अनंत, ठीक है। तो अगर मैं E और dr के मध्य की बात करूं तो इस बिंदु के कारण ये अगर धनावेश है तो उस बिंदु के कारण E की दिशा उस तरफ ही आएगी, क्योंकि प्लस से हमेशा E की दिशा किस ओर होती है, बाहर की ओर। तो E की दिशा उस ओर, dr की दिशा भी उस ओर, तो कोण की चलेगी 0। कोण 0 आने का मतलब ये है भी वहां पे जो कोण 0 आने का मतलब ये है भी यहाँ पे जो विभव
दोनों का विस्थापन है, जो बल और विस्थापन की दिशा क्या है, समान। तो कोण द्विभाजक के लिए मैं ये लिख सकता हूँ r से कहां तक है, अनंत तक e dr cos 0 cos 0 का वैल्यू कितना आएगा 1। तो इसको ये लिख सकता हूँ r से अनंत e dr cos 0 का वैल्यू कितना 1। तो यहाँ पे e का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, किसी दूरी r पर e का वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू होता है kq बटे r का स्क्वायर और गुना में क्या आएगा dr। तो k और q तो आ गए नहीं है, तो k और q को तो समाकलन के साथ से ले आओ बाहर। तो समाकलन के साथ से बाहर लेके आओ तो अपने पास समाकलन बच गया 1 बटे r स्क्वायर और आगे क्या आया dr। कहां से लेके कहां तक, r से लेके कहां तक है अनंत तक। तो k q, तो इसका समाकलन कैसे कर सकता हूँ, r की घात -2 और आगे क्या लिख सकता हूँ dr, क्योंकि r की घात +2 नीचे तो ऊपर किसका माइनस का, तो इसको लिख सकता हूँ k q r की घात -2 का मतलब r की घात -2 प्लस 1 और बटे -2 प्लस 1, क्योंकि x की घात n का समाकलन क्या लिखते हैं x की घात n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1। तो r की घात -2 प्लस 1 और नीचे भी -2 प्लस 1 और आगे क्या आएगा, तो इसका हो गया समाकलन। तो इसका अगर लिमिट रखूं तो कहां से कहां तक, r से लेके कहां तक है अनंत तक। तो इसको लिख सकता हूं k q r की घात -1 और बटे में -1 r से लेके कहां तक है अनंत। तो ये आ गया k q और वो भी इसका माइनस का और 1 बटे r से लेके कहां तक है अनंत तक। तो पहले अपर लिमिट रखो इसकी, तो माइनस का k q अपर लिमिट यानी 1 बटे अनंत -1 बटे r। तो 1 के भाग में अनंत मतलब कितना 0, ये बच गया माइनस का k q माइनस का 1 बटे r। तो माइनस माइनस वापस कितना हो गया प्लस, ये क्या बच गया k q बटे r। इसलिए किसी बिंदु P पर जो विभव का वैल्यू है वो कितना प्राप्त होता है k q बटे r। ठीक है, तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी बिंदु P पर अगर विभव का मान निकालना है तो उसको लिख सकता हूँ k q बटे r। अब इसमें जो q है वो अगर प्लस का है तो किसका रखना है प्लस का, और अगर वो माइनस का है तो किसका रखना है माइनस का। क्यों, क्योंकि जो विभव है, विभव के अंदर बात की थी विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और अगर अदिश में अपने कोई माइनस का काम में लें तो वो उसके मान को ही बताता है। और अगर ये राशि होती सदिश, तो सदिश राशि में अगर माइनस काम में ले तो वो किसको बताता है उसकी दिशा। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे q है तो q अगर प्लस का है तो विभव आएगा k q बटे r। और अगर q किसका हो माइनस का हो तो विभव आता है किसका माइनस का। ठीक है, तो वहां पे लिख सकता हूँ k माइनस q बटे r। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें निकाय के विभव की, ठीक है, निकाय के कारण कितना विभव आएगा, यानी आवेशों का कोई निकाय है जिसके कारण अपने को विभव का मान अगर ज्ञात करना है तो अपने जैसे अध्यारोपण के सिद्धांत की बात की थी तो उसके अंदर अपने बात की थी कि जो बल है या विद्युत क्षेत्र है उसके कुल का मान सभी का कौन सा योग होता है सदिश योग। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं विभव की तो विभव सदिश योग नहीं दिखा सकता। क्यों, क्योंकि विभव राशि कैसी है अदिश राशि है। इसलिए अगर मुझे निकाय के कारण विभव की बात करूं तो निकाय के कारण विभव ऐसे लिख सकता हूँ जैसे q1 है q2 है q3 है q4 है, अलग अलग आवेश है। तो मेरे को किसी बिंदु P पर किसका मान निकालना है विभव का किसी निकाय के कारण। तो उस निकाय उस बिंदु P पर कुल विभव का मान अलग अलग बिंदुओं के कारण, P पर A के कारण, P पर 2 के कारण, P पर 3 के कारण, P पर 4 के कारण, इस तरह उनका कौन सा योग बीजगणितीय योग न कि सदिश योग। कौन सा योग करना है बीजगणितीय। बीजगणितीय क्यों करना है, क्योंकि जो विभव है वो कैसी राशि है अदिश राशि, और अदिश राशि का योग होता है बीजगणितीय। और अगर ये होती सदिश राशि तब कौन सा योग होता सदिश योग। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं किसी निकाय के कारण विभव की बात करूं तो निकाय के कारण विभव को लिखा जा सकता है कि किसी एक बिंदु पर कुल विभव का मान उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी बिंदु P पर जो कुल विभव है वो P पर 1 के कारण, P पर 2 के कारण, P पर 3 के कारण, P पर 4 के कारण, इस तरह सबको आपस में क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, जिसके कारण उसका परिणामी विभव अपने को क्या होगा प्राप्त। ठीक है, तो कल अपने को इस चैप्टर के अंदर मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो बहुत बार पूछा गया है, किसी भी द्विध्रुव के कारण कितना विभव अपने को प्राप्त होगा, उस चीज का मान अपने बात करेंगे। किसी द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले विभव, ठीक है, जो द्विध्रुव है उसके कारण कितना विभव उत्पन्न होता है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आएगा। ये बड़े क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके कारण किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर कितना विभव प्राप्त होता है।
तो पहली चीज तो ये, अगर अपने बात करें द्विध्रुव की, तो जब अपने विद्युत क्षेत्र की बात की थी किसी द्विध्रुव के कारण, तो उसके अंदर अपने उसकी दो स्थितियां बात की थी, एक अक्ष और एक निरक्ष। लेकिन यहाँ पे अपनी दो स्थिति बात नहीं करें, वहां पे दो अक्ष और निरक्ष की इसलिए बात की क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र था वो कैसी राशि थी, सदिश राशि थी। जबकि अगर मैं यहाँ पे विभव की बात करूं तो विभव एक सदिश राशि नहीं, ठीक है, वो कैसी राशि है कि अदिश राशि है। तो उसके लिए अपने को उसकी कोई स्थिति का निर्धारण करना आवश्यक नहीं है भी किस दिशा में मान निकालो, किस दिशा में नहीं निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव के लिए अपने को वो उसकी अक्ष और निरक्ष की स्थिति नहीं मान, ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर किसी बिंदु P की अगर अपने को स्थिति दिखानी ही है तो उसके लिए अपने दो प्रकार के निर्देशांक काम में लेते हैं। एक तो होता है आयताकार निर्देशांक जिसके अंदर अपने दिखाते हैं x, y, 2, 3, 4, 5, और एक होती है उसकी ध्रुवीय पद्धति। ध्रुवीय पद्धति के अंदर किसी भी चीज के लिए अपने उसकी स्थिति दिखाते हैं r, θ से, ठीक है। जैसे मान लो का ये मूल बिंदु है, वो ये बिंदु P है, एक तो इसके निर्देशांक हो गए x, y, या फिर दूसरा इसको दिखाया जा सकता है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है r, और ये x अक्ष के साथ कोण कितना बनाता है। तो दूसरी स्थिति लिखी जा सकती है r, θ से। P के निर्देशांक अपने दो प्रकार से दिखा सकते हैं, एक को बोलते हैं उसकी आयताकार पद्धति और एक बोलते हैं उसकी ध्रुवीय पद्धति। ध्रुवीय पद्धति का मतलब किसी कोण r, θ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने को विभव का मान ज्ञात करना है तो विभव के मान के ज्ञात करने के लिए मैंने एक बिंदु P है जिसपे अपने को विभव का मान ज्ञात करेंगे और उसके लिए अपने को ध्रुवीय पद्धति काम में लेंगे, ठीक है। तो मैंने अगर मैं द्विध्रुव के कारण विभव की बात करूं तो सबसे पहला काम क्या मानना है अपने को, द्विध्रुव। तो मैंने एक द्विध्रुव मान लिया AB, ठीक है, जिस पर एक साइड आवेश -q और एक साइड आवेश क्या है, +q, ठीक है। और द्विध्रुव की अगर बात करें तो द्विध्रुव के अंदर की दूरी अपने कितनी बात करते हैं, 2a। द्विध्रुव के मध्य की दूरी 2a होती है और उसका मध्य बिंदु क्या होता है, O। तो मध्य बिंदु O है तो ये दूरी कितनी आएगी, a, और ये दूरी भी कितनी, a, ठीक है। अब अपने को कोई बिंदु P लेना है जिसके निर्देशांक में r, θ मान रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अक्ष और निरक्ष दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहीं पे भी कोई बिंदु P मान लिया, ये बिंदु P है जिस पर मेरे को विभव का मान ज्ञात करना है। और अपने एक बात ये भी की थी कि द्विध्रुव के अंदर कोई भी दूरी वगैरह मापी जाती है तो हमेशा उसके मध्य बिंदु से मापी जाती है। तो मैंने इसके मध्य बिंदु से ये जो बिंदु P है उसकी दूरी कितनी मान ली, r, जिसपे अपने को विभव का मान क्या करना है, ज्ञात, ठीक है। तो मुझे ज्ञात करना है Vp का वैल्यू। तो अगर मैं ज्ञात करूं Vp का वैल्यू, तो अगर मैं बात करूं निकाय के आधार पर, तो निकाय के लिए जो कुल विभव होता है, कुल विभव उन सबका क्या होता है, बीजगणितीय योग। तो बिंदु P के पास अगर निकाय में देखूं तो निकाय में अपने पास दो आवेश है, एक A और एक B। तो P पर एक, तो P पर विभव किसके कारण आएगा, A के कारण, और एक बिंदु P पर विभव किसके कारण आएगा, B के कारण। यानी अपने पास Vp का वैल्यू होना चाहिए VpA प्लस VpB, ठीक है। दोनों का क्या करना पड़ेगा, योग, ठीक। तो अब अगर मैं बात करूं Vp और VpB की, तो पहले मान निकालो VpA को। तो VpA का अगर बात करूं तो अपने विभव का वैल्यू क्या लेते हैं, kq/r। तो मैंने लिख दिया k, लेकिन यहाँ पे A पे जो आवेश है वो कौन सा है, -q। अपने को ये पता है कि जो विभव है वो कैसी राशि है, अदिश। तो अदिश में माइनस का चिन्ह साथ में आएगा, तो ये लिख सकता हूँ kq/r। तो VpA का वैल्यू आ गया माइनस का kq/r। इसी तरह अगर मैं VpB की बात करूं तो VpB को क्या लिख सकता हूं, kq/r। अब ये जो r है वो तो बिंदु O से है, तो अपने अगर A बिंदु से दूरी देखूं तो A बिंदु से दूरी अलग नहीं है। मैंने A बिंदु से दूरी क्या मान ली, r1, तो A के लिए क्या आना चाहिए, r1। बिंदु B से दूरी भी r नहीं है तो इसको मैंने दूरी क्या मान ली, r2, तो ये दूरी क्या आनी चाहिए, r, ठीक है। तो कुल विभव के लिए मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने Vp के लिए मैंने Vp और VpB को जोड़ दिया। तो उसके लिए अगर देखूं तो पहली स्थिति तो बन गई माइनस का kq/r1 और दूसरा है kq/r2। तो यहाँ पे अगर देखूं तो kq कॉमन आ सकता है, ये बच गया माइनस का 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये बच गया एलसीएम आया r1 r2, ये बच गया माइनस का r2 प्लस का
R1, तो ये अपने पास AQ, इसको लिख सकता हूं मैं R1 माइनस R2 और बटे R1 गुना R2, इसको मैंने समीकरण नंबर मान लिया A। ठीक है, तो अगर मुझे विभव का मान ज्ञात करना है तो मुझे वेतन निकालनी पड़ेगी R1 और R2 में, लेकिन किसके रूप में? R के रूप में। ठीक है, तो अगर मैं इस स्थिति के अंदर देखूं तो ये स्थिति जो है बिंदु P की R कोमा क्या थी? थीटा थी। ठीक है, मैंने क्या किया, R1 और R2 अगर मैं देखूं तो अपने को ये पता है कि अगर कहीं पे द्विध्रुव बनता है तो द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उनके मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा कम। अपने द्विध्रुव की जो परिभाषा लिखी उसके अंदर ये चीज लिखी भी दो आवेशों का परिमाण तो समान हो और उनकी प्रकृति जो हो विपरीत हो, और उन दोनों को यदि अति अल्प दूरी पे यानी बहुत ही कम दूरी पे रखा जाए तो उस स्थिति के अंदर जो निकाय बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसका द्विध्रुव बोलते हैं। तो उस द्विध्रुव के अंदर ये जो 2a है वो दूरी बहुत ही क्या होगी? कम। तो 2a अगर बहुत कम है तो a तो उसका भी आधा है। ठीक है, यानी a उससे भी ज्यादा क्या होना चाहिए? कम। तो मैंने काम किया भाई R1 और R के मध्य संबंध बनाने के लिए मैंने इस R को थोड़ा आगे बढ़ाया। R को थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद ये जो AP है उससे मैंने एक लंब डाल दिया। कौन सी भुजा पे? ये जो OP है उस पे मैंने एक लंब डाला। कितने डिग्री कोण? 90 डिग्री। इसी तरह जो P है उससे भी मैंने P से एक लंब डाला। कौन सी पे? PO से लंब डाल दिया मैंने ऐसे। ये भी कितने डिग्री? 90। मैंने इस बिंदु को अलग अलग नाम दे दिया, जैसे ये बिंदु नाम दे दिया R और ये बिंदु नाम दे दिया S। ठीक है, तो मैंने एक काम किया, मैंने AR परपेंडिकुलर लंब डाला किस पे? PR पे, यानी इस भुजा पे इसको एक लंब डाला और इसी तरह इस भुजा पे दूसरा मैंने लंब डाला है BS परपेंडिकुलर किसके? OP। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डालने के बाद अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाला ये भुजा तो A है, ये कोण थीटा, ये भी क्या आएगा? थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर मैं इस स्थिति के अंदर बात करूं तो ये जो R1 है, अपने एक बात ये भी द्विध्रुव के लिए जो 2a दूरी है वो क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। 2a कम होने का मतलब a उससे भी ज्यादा कम। और A1 अगर मैं देखूं तो अगर मैं बात करूं त्रिभुज ARO में, इस वाले त्रिभुज में अगर मैं बात करूं ARO में, तो ARO में ये जो A है वो उसका कर्ण है और R1 और जो R है ये रेखा और जो ये वाली रेखा है इनके मध्य की अगर दूरी देखूं तो इनके मध्य की दूरी ये होनी चाहिए, क्योंकि दो रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा लंबवत मापी जाती है। तो अगर मैं AP और RP के मध्य की दूरी की बात करूं तो वो दर्शा रहा है AR। और अगर मैं इस त्रिभुज के अंदर जाऊं तो A तो उसका कर्ण है और जो AR है वो उसका या तो लंब हो सकता है या फिर आधार। और इस त्रिभुज के आधार पे देखो तो ये कोण थीटा, ये क्या उसका लंब है। तो यानी इस त्रिभुज का लंब इन दोनों के मध्य की दूरी को दर्शा है। तो द्विध्रुव के अंदर 2a बहुत ही कम और a उससे भी ज्यादा कम, तो ये AR है वो a से भी क्या आएगा? कम आएगा, क्योंकि उस त्रिभुज का ये लंब है और a है उस त्रिभुज का क्या है? कर्ण है। तो इस स्थिति के अंदर मैं ये देख सकता हूं भी AP व PR, जो AP है और जो PR है उनके मध्य की दूरी क्या है? अति अल्प है, बहुत ही कम है। और अपने एक बात की थी पहले चैप्टर के अंदर, एक न्यूमेरिकल किया था दो डोरी की रस्सियों वाला, उनके मध्य की दूरी लंबाई 40 सेंटीमीटर थी, लेकिन उनके मध्य की दूरी कितने सेंटीमीटर बात कर रहे थे? 4 सेंटीमीटर, जो कि 40 के कंपेरिजन में कम थी, जिसके आधार पे अपने ये कहा था भी उसके मध्य का जो कोण है वो क्या बनेगा? बहुत ही कम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये अगर दूरी बहुत ही कम है तो ये दूरी बहुत कम होने का मतलब ये कोण बहुत ही कम होना चाहिए। और अगर ये दूरी बहुत ही कम है तो दोनों भुजाओं को क्या रख सकता हूं मैं? बराबर। जैसे मान लो ये है, ठीक है, जैसे ये PR है और ये है, ये जैसे AP है और ये क्या है? PR। तो इन दोनों को अगर ऐसे रखा मैंने, ठीक है, तो इन दोनों की दूरी हो सकती है अलग अलग। लेकिन अगर मैं ये कहूं भी इनके मध्य की दूरी बहुत ही कम है, अगर इनके मध्य की दूरी क्या बहुत ही कम हो तो इन दोनों रेखाओं की जो लंबाई वो क्या मानी जा सकती है? बराबर। तो दूरी कम होने के कारण अत्यल्प है, अत्यल्प दूरी है, जिसके कारण मैं ये बोल सकता हूं कि जो AP है वो बराबर होगी किसके? PR के।
एपी किसके बराबर होगी, पी आर। तो एपी है वो वैल्यू क्या है, R1। और अगर मैं पी आर की बात करूं तो पी आर को मैं ये लिख सकता हूं ओपी और प्लस में ओ आर। पी आर को ये लिख सकता हूं ओपी और प्लस में ओ आर, यानी इतना भाग प्लस इतना भाग। तो ओपी का वैल्यू अपने को पता है क्या है, आर है, तो आर में ये लिख सकता हूं मैं आर प्लस ओ आर। अब मेरे को ओ आर बनाना पड़ेगा, तो अगर मैं ओ आर देखूं तो ओ आर त्रिभुज ए आर ओ का क्या है, आधार है, ठीक है। तो अगर आधार देखो तो मुझे पता क्या इसकी कर्ण पता है जो ए है, तो आधार और कर्ण देखो तो किसमें लिख सकता हूं, कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा अगर देखो तो कोस थीटा लिखते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार तो क्या है ओ आर और कर्ण किसके बराबर है, ए के। तो ओ आर का वैल्यू क्या आया, ए कोस थीटा। इसका वैल्यू रखो तो R1 का वैल्यू अपने पास क्या आया, R प्लस ए कोस थीटा। ये समीकरण में क्या मान लो 2। इसी तरह वैल्यू अगर मैं R2 की निकालूं तो ये कर्ण है, तो ये वापस उसका लंब है, तो ये दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम। तो बहुत ज्यादा कम होने का मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, जो पी एस है, पी से लेके एस तक बराबर होना चाहिए पी किसके, बी के। जो पी एस है वो किसके बराबर हो, पी के, पी बी के, क्योंकि ये दूरी है वो क्या रहेगी, बहुत ही ज्यादा कम। तो पी एस को मैं ये लिख सकता हूँ पी ओ माइनस ओ एस। पीएस को ये लिख सकता हूँ पूरे में से अगर इतना घटा दूं तो इतना ही तो बचेगा। तो पीएस के लिए मैंने लिखा पीओ माइनस ओ एस बराबर किसके, पीबी। पीबी की दूरी कितनी है, R2। तो R2 के लिए मैं पीओ किसके माइनस आर माइनस क्या आ सकता है, ओएस। अब बात हो ओएस की, अगर मैं ओएस की बात करूं तो ओएस वापस इस त्रिभुज का हिस्सा है, त्रिभुज ओबीएस का। तो अगर ओबीएस में बात करूं तो जो ओएस है वो वापस आधार है, और अपने को पता क्या है कर्ण, यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा कोस थीटा। कोस थीटा क्या सकता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है ओएस और बटे कर्ण क्या होना है ए। तो अगर ओएस की बात करूं तो ओएस आ सकता है ए कोस थीटा। तो वही कर दो, तो R2 का वैल्यू क्या है, R माइनस ए कोस थीटा। ये समीकरण नंबर क्या मान लो 3। तो अपने R1 और R2 का वैल्यू तो किससे में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में R1 और R2 का अगर मैं वैल्यू रखूं तो उसको लिख सकते हैं अपने, जो समीकरण 1 है वो अपने पास के क्यू R1 माइनस R2 और बटे R1 है R2, और उसके अंदर मुझे वैल्यू रखनी है R1 और R2 की। तो यहाँ पे के क्यू अगर R1 की वैल्यू देखो तो R1 की वैल्यू अपने पास R प्लस ए कोस थीटा, माइनस R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस ए कोस थीटा, और बटे में क्या आएगा R प्लस ए कोस थीटा, और गुणा में क्या आएगा R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि अपने को इन दोनों की वैल्यू अगर रखूं तो ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये बचेगा के क्यू R प्लस ए कोस थीटा माइनस R हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया ए कोस थीटा, और कौन में अगर देखूं तो a प्लस बी और a माइनस बी है, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो r से r कैंसिल आउट, ये बच गया के क्यू 2a कोस थीटा और बटे में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाले को हम ये लिख सकते हैं के 2a क्यू और आगे क्या आया कोस थीटा और बटे में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। 2a ये रहा, 2a ये रहा, 2a क्यू, 2a क्या है उन दोनों के मध्य की दूरी, और q क्या है आवेश का, तो दोनों के मध्य की दूरी और आवेश का परिमाण किसको दर्शाता है, p को। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ के पी कोस थीटा और बटे में क्या आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं द्विध्रुव की कंडीशन लगाऊं तो द्विध्रुव के लिए उन दोनों के मध्य की दूरी क्या होनी बहुत ज्यादा कम, तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ द्विध्रुव के लिए r बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे a से। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा उसको सिर्फ किसके बराबर लिखा जा सकता है r स्क्वायर के, क्योंकि इसके कंपेरिजन में ये नगण्य है। यहाँ पे जो v निकालूं तो v अपने पास आ सकता है a b कोस थीटा बटे r स्क्वायर। तो ये अपने को विभव का वैल्यू जानना है। ठीक है, यानी किसी भी द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला जो विभव है उसका वैल्यू कितना प्राप्त होता है। अपना नेक्स्ट हेडिंग है समविभव पृष्ठ। ठीक है, जिसके अंदर अपने को किसी पृष्ठ के अंदर कितना कार्य करना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ी बहुत जैसे बात करनी। ठीक है, तो अपना जैसे नेक्स्ट हेडिंग है समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो अगर बात करें समविभव पृष्ठ की, तो समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु को उठा लो, ठीक है, चाहे कोई सा भी बिंदु,
ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, समविभव पृष्ठ। जैसे मान लो कि ये अपने पास कोई तल है, इस तल का ये बिंदु ए हो, ये बिंदु क्या है बी, और जितना विभव ए बिंदु पे है उतना ही विभव कौन से बिंदु पे है, बी बिंदु पे है। तो इस स्थिति के अंदर ये जो पृष्ठ होगा वो कौन सा पृष्ठ कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ का मतलब होता है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहला। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं भी समविभव पृष्ठ के अंदर प्रत्येक बिंदु का विभव समान है, तो जैसे मैंने दो बिंदु उठाए ए और बी, तो अगर मैं कहीं पे विभवांतर की बात करूं तो ये लिख सकता हूं VA माइनस VB या फिर VB माइनस VA बराबर क्या आना चाहिए, W बटे Q नॉट। तो अगर मैं ये कहूं भी समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ का मतलब ये है कि A और B ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तो मतलब A और B दोनों पर विभव का मान क्या है, समान है। तो इसको ये लिख सकता हूं VA माइनस VB जो है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि V और VB एक दूसरे क्या होंगे, बराबर। तो VA माइनस VB का मतलब 0 होने का मतलब 0 बराबर किसके, W बटे Q नॉट। तो W को क्या लिख सकता हूँ, 0 गुना Q नॉट, जहां से W का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 0। इसलिए अपने को एक चीज ये ध्यान रखनी है, समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो किया गया कार्य है उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ की एक तो अपनी को परिभाषा ध्यान रखनी है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या हो, समान हो प्रत्येक बिंदु के लिए, उसे तो बोलेंगे समविभव पृष्ठ। और इस पृष्ठ पर यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करवाई जाए तो उस स्थिति के अंदर गति के दौरान किए गए कार्य का मान क्या कितना होगा, सदैव 0 होगा। ठीक है, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होता है, समान होता है, जिसके कारण किए गए कार्य का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है E व B में संबंध। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत जो विभव है, ठीक है, उसके अंदर संबंध क्या होता है। तो अगर अपने बात करें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध की, तो जैसे अगर मैं बात करूं V की, तो मैंने मान लिया भी एक पृष्ठ है अपने पास, कोई ए पृष्ठ है, ठीक, ये समविभव पृष्ठ है कोई सा भी, इसके समीप कोई दूसरा पृष्ठ रखा गया है, ये रहा, ये पृष्ठ कौन सा मान लो B है। तो मैंने दो समविभव पृष्ठ माने कि एक समविभव पृष्ठ तो है A और उसके समीप में कोई दूसरा समविभव पृष्ठ कौन है, B, जिनका विभव अलग अलग है। जैसे इसका विभव V1 है और इसका विभव क्या है, V2 है। ठीक है, या फिर इसको लिख रहा हूं VA से और इसको लिखा VB से, भी मैंने दो समविभव पृष्ठ मान लिए, एक का जो विभव VA है और दूसरे का जो विभव वो क्या है, VB है। अगर यहाँ पे मैं विद्युत क्षेत्र या फिर अलग अलग क्या इसकी बात, जैसे कार्य है, विभव की बात करूं, तो एक चीज अपने को ये ध्यान रखनी है, समविभव पृष्ठ जो होता है वो एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसकी सतह पर अगर अपने, ठीक है, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा या कोई भी चीज खींचे तो वो हमेशा उसके लंबवत आती है। ठीक है, जैसे अगर मैं समविभव पृष्ठ की बात करूं तो समविभव पृष्ठ अपने बेसिकली 3 प्रकार की बात करते हैं। पहला समविभव पृष्ठ होता है गोलीय, 3 समविभव पृष्ठ की बात करते हैं। पहला समविभव पृष्ठ होता है कौन सा, गोलीय समविभव पृष्ठ। गोलीय समविभव पृष्ठ का मतलब होता है भी कोई, ये ज्यादातर खींचा जाता है किसी बिंदु आवेश के लिए। ठीक है, जैसे कोई गोला है या फिर कोई बिंदु है, उसके चारों ओर एक पृष्ठ खींच दो। अब समविभव पृष्ठ ड्रॉ कैसे करेंगे, अगर समविभव पृष्ठ की बात करूं तो मतलब विभव का मान क्या रहना चाहिए, समान। तो किसी भी आवेश के कारण जो विभव होता है वो क्या लिख रहे हैं अपने, KQ बटे R। यानी अगर किसी बिंदु आवेश के लिए मुझे समविभव पृष्ठ लिखना है तो यानी उसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होना चाहिए। तो उसके लिए Q तो नियत है क्योंकि आवेश तो वही है अपने पास, तो उसके लिए किसका मान नियत होना जरूरी है, R का। ठीक है, इसलिए अगर कहीं पे समविभव पृष्ठ खींचा जाए बिंदु आवेश के लिए, तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का मतलब ये है ऐसा बिंदुओं का समूह है जिसकी दूरी उस आवेश से क्या हो, समान हो।
ठीक है, यानी जितनी दूरी पे पहला उतनी दूसरी पे, और किसी भी निश्चित बिंदु से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान कौन सी आकृति में होती है? गोले में। ठीक है, एक ऐसा प्रश्न जैसे गोला है तो गोले के केंद्र से प्रत्येक जो सतह है उसकी दूरी क्या होती है? समान, और जिसका मान किसके बराबर होता है? उसकी त्रिज्या के। इसलिए अगर कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, तो बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ है वो कैसे होते हैं? गोलीय। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर मैं गोलीय समविभव पृष्ठ की बात करूं तो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, क्योंकि अगर इस गोले को ये ऊपर वाला गोला ऐसे काट दे तो गोले को, अगर दो सेकेंडरी गोले हैं, पहला और ये दूसरा है, ठीक है, तो अगर एक गोले को दूसरा गोला काटेगा तो एक गोला जैसे ये और दूसरा गोला ये है, तो ये दोनों समविभव पृष्ठ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जहां पे ये काटते हैं, ठीक है, और उन बिंदुओं की अगर मैं उस आवेश से दूरी देखूंगा तो वो अलग अलग आ सकती है। ठीक है, क्योंकि एक वर्त है तो एक वर्त की दूरी अलग है, दूसरे वर्त की दूरी क्या आएगी? अलग। दोनों की त्रिज्या क्या आएगी? अलग अलग। इसलिए जो समविभव अगर गोलीय पृष्ठ खींचे जाएं तो वो हमेशा सकेंद्रीय गोले होते हैं। ठीक है, सकेंद्रीय गोले, यानी गोले बनाएंगे लेकिन सभी गोलों का केंद्र क्या होगा? एक ही। ठीक है, और सबकी त्रिज्या क्या होगी? अलग अलग। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ के लिए, बिंदु आवेश के लिए उनकी दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उनकी जो आर है वो प्रत्येक बिंदु की बराबर होनी चाहिए, और प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर हमेशा होती है किसी गोले के केंद्र से। ठीक है, इसलिए जो आवेश है वो गोले के कहां पे आना चाहिए? केंद्र पर। ठीक है, इसलिए कोई सा भी अगर मैं कोई गोला खींचूं, ठीक है, तो उनके प्रत्येक जो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ का प्रत्येक गोला कैसा होगा? सकेंद्रीय होगा, और उसका केंद्र कहां पे स्थित होगा? उस आवेश पर स्थित होगा। एक तो होता है गोलीय, जो ज्यादातर खींचा जाता है बिंदु आवेशों के लिए। दूसरा होता है बेलनाकार। बेलनाकार समविभव पृष्ठ। बेलनाकार समविभव पृष्ठ खींचा जाता है किसी रेखीय आवेश के लिए। ठीक है, जैसे ये रेखीय आवेश है, ठीक है, जैसे अपने अनंत लंबाई के लिए तार के लिए बात की थी, तो उस तार को बंद करने के लिए, ठीक है, उस तार से प्रत्येक की दूरी क्या हो? समान हो। जैसे अपने तार के कारण ई लिखा था 2k लैम्डा बटे आर, ठीक है, तो उसके लिए वो आर पे निर्भर कर रहा था। तो यहाँ पे भी अपने अगर किसी तार है, कोई रेखीय आवेश है, तो उसके लिए जो अपने पृष्ठ खींचते हैं सब वो कैसा होता है? बेलनाकार। तीसरी बात करते हैं समतल की। ठीक है, समतल अपने को तब मिलता है जब कोई बिंदु या कोई तल जो हो वो उस आवेश से अनंत दूरी पर स्थित हो। ठीक है, यानी अपने पास कोई आवेश है, चाहे बिंदु आवेश हो चाहे कैसा भी आवेश हो, ठीक है, अगर बिंदु आवेश है तो उससे मैं अगर अनंत दूरी पे जाके कोई तल खींचूं तो वो कैसा माना जाता है? समतल। ठीक है, अगर अनंत दूरी पे जाए तो अनंत दूरी पे वो तल कैसा माना जाएगा? समतल माना जाएगा। और एक चीज, एक विशेष ध्यान अपने को ये भी ध्यान रखनी है कि जो समविभव पृष्ठ है उसके ऊपर कोई भी अगर क्षेत्र रेखा खींच रहे हैं अपने विद्युत क्षेत्र रेखा, तो वो हमेशा ही उस समविभव पृष्ठ के क्या गुजरती है? लंबवत गुजरती है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर मैंने ये खींचा, ये समविभव पृष्ठ है, तो इस समविभव पृष्ठ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरह की बिल्कुल क्या होगी? लंबवत। ये एक गुण होता है इसका। ठीक है, यानी समविभव पृष्ठ जो है वो हमेशा ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या स्थित होता है? लंबवत स्थित होता है, यानी प्रत्येक विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या गुजरेगी? उस तरह के लंबवत खींची जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर बात करें समविभव पृष्ठ की, तो समविभव पृष्ठ अपने बेसिकली खींचते हैं तीन प्रकार के। गोलीय, जो ज्यादातर किसी गोले के लिए या बिंदु आवेश के लिए खींचे जाते हैं। दूसरा होता है बेलनाकार। बेलनाकार खींचा जाता है किसी रेखीय आवेश के लिए। ठीक है, और जो समतल है, समतल तब खींचा जाता है जब जिस बिंदु पर अपने तल खींच रहे हैं उसकी दूरी, ठीक है, उस आवेश से कहां पे हो? अनंत पर हो, यानी जो आवेश है उससे बहुत ज्यादा दूर हो, तब जाके अपने क्या खींच सकते हैं? कौन सा तल खींच सकते हैं? समतल खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समविभव पृष्ठ के लिए अपने को अलग अलग चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र और विभव के अंदर संबंध की, तो मैंने दो समविभव पृष्ठ माने। एक समविभव पृष्ठ माना ए पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, और दूसरा समविभव पृष्ठ क्या माना? बी, जिसमें बी के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान। तो अगर मैं विभव और विद्युत क्षेत्र के अंदर संबंध की बात करूं तो अपने विभव को लिखा था W बटे Q। ठीक है, यानी कार्य बटे उसका आवेश।
इसी तरह अगर मैं विद्युत क्षेत्र के लिए देखूं तो विद्युत क्षेत्र के लिए बल निकाल सकते हैं और बल के हिसाब से उसका विस्थापन निकाल सकते हैं। तो बल गुणा विस्थापन करके क्या आ सकता है, कार्य। इसका मतलब यह है कि अगर मैं विद्युत क्षेत्र और विभव को आपस में किसी तरीके से रिलेट करना चाहूं तो उसको रिलेट किया जा सकता है कार्य के द्वारा, ठीक है। क्योंकि चाहे विभव हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, दोनों के अंदर ही क्या आ सकता है, कार्य आ सकता है। इसलिए अगर मैं कार्य के अनुसार बात करूं तो इसका विभव VA और इसका विभव VB है। इन दोनों के मध्य की दूरी कोई सीमित सी है, तो अगर कोई सीमित सी दूरी है तो यहाँ पे विभव नहीं लिख सकता, क्या लिखूंगा, विभवांतर। क्योंकि अपने बात की थी कि जब दो बिंदु जिनके मध्य की दूरी सीमित हो वहां पे विभव का निर्धारण नहीं होता, किसका निर्धारण होता है, विभवांतर का निर्धारण होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया कि यहाँ पे अगर बात करूं VA माइनस VB बराबर क्या आ सकता है, W/Q0, ठीक है। अब VA माइनस जो VB है, तो मैंने एक चीज ये कहा भी जो A और B बिंदु है अगर वो समविभव पृष्ठ बहुत ही सीमित दूरी पे, बहुत ज्यादा कम दूरी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेरे को इसका संबंध निकालना है विद्युत क्षेत्र के साथ। और जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र हमने बात की थी, विद्युत क्षेत्र जो है उसको लिखते हैं KQ/R², ठीक है। यानी वो जैसे जैसे R को बदलते जाते हैं वैसे वैसे E का मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। इसलिए मैं R को पूरा न लेके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ले रहा हूं। तो मैंने अगर ये दूरी dr ली तो dr दूरी के अनुसार ये जो अंतर आएगा V का वो भी क्या आएगा, बहुत ही कम। तो VA माइनस VB मैंने क्या लिख लिया, dV बराबर मैंने लिखा W/Q0, ठीक है। तो W बराबर क्या आ सकता है, Q0 गुना D, ठीक है। इसको माइनस का भी लेके चल सकते हैं अगर अपन उसके क्या चले, बिल्कुल विपरीत दिशा में चले, जैसे भी VA माइनस VB या VB माइनस V, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज देखूं भी मैंने लिखा है VA माइनस VB का मतलब ये है अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी B से किस ओर आ रहा है, वो A की ओर आ रहा है। मैंने B से किसकी साइड गति करवाई, उसको A की ओर, ठीक है। तो B से A की ओर अगर गति कर रहा है तो उसका विस्थापन क्या है, मैंने मान लिया कितना विस्थापन है, dr, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसी तल के लंबवत, ठीक है, तो अगर अपने कहीं पे भी कार्य के लिए बात करें तो उसके लिए मुझे विद्युत क्षेत्र भी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली सामान्यतः कार्य की बात करूं तो W बराबर ये लिख सकता हूं F.S, लेकिन यहाँ पे मैंने विस्थापन S नहीं लिया, क्या लिया है, dr, ठीक है। और उसके लिए इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन, ठीक है। तो इसको अपने बाद में करेंगे। तो अगर मैं इसको F.dr लिखूं तो W को मैंने लिखा F.dr और आगे क्या लिख लिया, cos थीटा। F को क्या लिख सकता हूँ, Q0 गुना E और आगे क्या आया, dr और साथ में क्या आया, cos थीटा, ठीक है। तो ये W और ये W अगर मैं देखूं तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, क्योंकि एक ही प्रकार में बात कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ Q0 dV इक्वल टू लिख सकता हूँ Q0 E dr और आगे क्या आ सकता है, cos थीटा। तो Q0 से Q0 कट गया तो यहाँ पे dV बराबर आ गया E dr cos थीटा, ठीक है। अब अपने एक चीज यहाँ पे बात की थी, अगर मैं सिंपल सी चीज की बात करूं तो यहाँ पे ये जो कार्य मैंने लिखा वो किसके कारण लिखा है, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण अगर अपने कार्य की बात करें तो उसके आगे चिन्ह किसका आता है, माइनस का। आपने अच्छी तरीके से बात की थी, तो यहाँ पे निशान किसका आना चाहिए, माइनस का। तो यहाँ पे निशान किसका, माइनस का। और अगर मैं ये बात करूं, इसको ये लिख सकता हूँ dV/dr और ये माइनस का चिन्ह इधर लेके आया, बराबर किसके बच गया, E cos थीटा, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं भी जो थीटा था वो E और dr के मध्य का तो कोण है। अगर मैं ये कहूं भी जिस दिशा में उसका विस्थापन किया जा रहा है उसी दिशा में E है, ठीक है। जैसे मैंने अगर R की जगह X लिखा, भी मैंने जो विस्थापन किया वो किस दिशा में किया है, X दिशा में किया। तो E भी कौन सी दिशा का लूं, अगर मैं X दिशा का लूं, ठीक है। तो विस्थापन भी X दिशा में, E भी X दिशा में, तो दोनों के मध्य का कोण कितनी डिग्री, 0, क्योंकि दोनों की दिशा क्या ले रहा हूं, समान। तो अगर मैं ये कहूं भी विस्थापन dr व E की दिशा समान हो, अगर दोनों की दिशा में समान ले रहा हूं कि दोनों की दिशा क्या हो, समान हो, तो dV माइनस का dV/dr बराबर क्या लिख सकता हूं, E लिख सकता हूं,
क्योंकि अगर दिशा समान है तो थीटा कितनी डिग्री, 0, और 0 का मतलब कितना हो गया 1, और 0 1, तो इसलिए dv बटे dr बराबर क्या लिख सकता हूँ e। लेकिन दिशा समान होने का मतलब ये है ये तो आएगा dv बटे dx आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आना चाहिए dv बटे dy, और इसी तरह अगर मैं लिखूं dv बटे dz, जिसके आगे निशान किसका हो, माइनस का हो, उसको अलग अलग लिख सकता हूं ex, ey और ez, क्योंकि x के सापेक्ष x आना चाहिए, क्योंकि मैं दिशा क्या ले रहा हूं, समान। लेकिन अपने को एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है भाई, अगर अपने विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि के अंदर उसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। और सदिश राशि के अंदर अगर अपने बात करें तो उसके 3 कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। यानी ई जो है, ई के 3 घटक आएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, यानी उसमें एक्स भी आएगा, वाई भी और जेड भी। तो अगर ई कुल विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो कुल विद्युत क्षेत्र के अंदर 3 आ रहे हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। यानी ई जो है अकेले एक्स पे निर्भर नहीं कर रहा, अकेले वाई पर निर्भर नहीं कर रहा, और अकेले जेड पर निर्भर नहीं कर रहा। यानी अगर मैं ई की बात करूं तो कुल ई है वो ई एक्स, वाई और जेड, इन तीनों का क्या होना चाहिए, फलन होना चाहिए। यानी जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स पे भी निर्भर करेगा, वाई पे भी और जेड पे भी। तो यहाँ पे मैं Ex अगर देखूं तो कुल E के लिए अगर निर्धारण करूं तो उसको मैं dv बटे dx यहां तो लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं कुल E के लिए बात करूं तो जो E है उसका अवकलन वगैरह अगर करके निर्धारण करूं उसका, तो कुल E के लिए हमेशा उसका आंशिक अवकलन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो E है वो x, y और z तीनों पे क्या कर रहा है, निर्भर करता है, क्योंकि ये विद्युत सदिश राशि, और सदिश राशि में i भी आता है, j भी आता है और k भी। यानी सामान्य कंडीशंस की अगर अंदर मैं बात करूं तो जो E है उसका अवकलन अकेले x के सापेक्ष नहीं हो सकता, अकेले y के सापेक्ष नहीं हो सकता, अकेले z के सापेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो x पे भी निर्भर करेगा, y पे भी और z पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे dv की बजाय डेल लिखते हैं। डी और डेल में क्या डिफरेंस है, डी और डेल में डिफरेंस है, डी तो बोलते हैं उसका पूर्ण अवकलन, ठीक है, और डेल बोलते हैं उसका आंशिक अवकलन। यानी जब भी किसी फलन का अगर आंशिक अवकलन करेंगे तो उस स्थिति के अंदर रेस्ट जो चीजें, ठीक है, जैसे कोई फलन है एक्स, वाई, जेड तीनों के अंदर है, अगर मैं उसका आंशिक अवकलन कर रहा हूं एक्स के सापेक्ष तो वाई और जेड को क्या माना जाएगा, नियत माना जाएगा। अगर मैं उसका आंशिक अवकलन कर रहा हूं वाई के सापेक्ष तो एक्स और जेड को क्या माना जाएगा, नियत। और अगर मैं उसका आंशिक अवकलन कर रहा हूं जेड के सापेक्ष तो एक्स और वाई को क्या माना जाएगा, नियत। यानी आंशिक अवकलन का सीधा सा मतलब है जिस भी राशि के सापेक्ष या जिस भी चर के सापेक्ष उसका अवकलन किया जा रहा है उस राशि के अलावा चाहे कोई से भी चर हो, चाहे वो बदले नहीं बदले कुछ भी हो, उन सबको क्या माना जाएगा, नियत माना जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई फलन है मेरे पास एक्स, वाई, जेड तीनों में और मेरे को उसका आंशिक अवकलन कर रहा है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो x के अलावा जो भी है y, z जो भी है t, ठीक है, कुछ भी हो, उन सब का अवकलन है वो क्या मान के किया जाएगा, नियत मान के किया जाएगा। जिस तरह से अपने 3, 4, 5 नियत संख्या उनके आधार पर उसका अवकलन किया जाएगा। यानी f, x, y, z तीनों का है तो x के सापेक्ष अवकलन होने का मतलब y और z को नियत, ठीक है। यानी जिस राशि के सापेक्ष अवकलन हो उसके अलावा जो भी राशि हो सबको क्या माना जाए, नियत माना जाए, और उसके हिसाब से उसका क्या किया जाए, अवकलन किया जाए, उसे बोलते हैं उसका आंशिक अवकलन। इसलिए ई को अपने पूर्ण अवकलन न दिखा के किसके रूप में दिखाते हैं, आंशिक अवकलन के रूप में दर्शाते हैं। एक्स के रूप में आंशिक अवकलन, वाई के रूप में आंशिक अवकलन और जेड के रूप में आंशिक अवकलन, ठीक है। यहाँ पे अगर अपने बात करें अलग अलग चीजों की, ठीक है, तो यहाँ पे कुल ई अगर देखें तो कुल ई को 3 टुकड़ों में लिख सकता हूं। तो परिणामी ई के लिए मैंने लिख दिया ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। लेकिन ई कैसी राशि होती है, सदिश राशि, तो उसके लिए आगे क्या आएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप, क्योंकि एक्स वाई के आगे क्या आता है, आई कैप, वाई वाई के आगे क्या आता है, जे कैप, और जेड वाई के आगे क्या आता है, के कैप। तो अगर मैं ई एक्स का वैल्यू रखूं तो ई एक्स का वैल्यू रख सकता हूं माइनस का डेल वी बटे डेल एक्स आई कैप, ये भी माइनस का डेल वी बटे डेल वाई जे कैप, प्लस तो ये भी माइनस का डेल वी बटे डेल जेड के कैप। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आई कैप, जे कैप 3 तो है, तो इसको मैं माइनस तो लिया कॉमन,
इसको ये लिख सकता हूँ डेल बटे डेल एक्स वी आई के माइनस प्लस डेल वी बटे डेल वाई जे के प्लस डेल वी बटे डेल जेड के। अगर मैं बीच में निशान प्लस का देखूं तो अगर कहीं पे किसी राशि का अवकलन करते हो और उनके बीच में अगर प्लस का निशान है तो इसका मतलब ये है कि अगर x प्लस 2x है या एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो इसको अवकलन करते टाइम दोनों का अवकलन अलग अलग कर सकते हैं और बीच में निशान किसका आता है, प्लस का। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी राशि है माइनस का डेल बटे डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बटे डेल वाई जे कैप प्लस डेल बटे डेल जेड के कैप और आगे कौन है, v है। यानी अवकलन किया गया v का एक्स वाई जेड तीनों के सापेक्ष और ये अकेला अवकलन है तो उसको तीनों के साथ क्या कर सकता हूं, अलग अलग। तो इसको e को लिखते हैं अपने डेल से, ठीक है, और आगे क्या आएगा v और आगे निशान किसका, माइनस का। b को लिखते हैं माइनस का डेल v। ये जो डेल है इसे बोलते हैं डेल संकारक। क्या बोलते हैं, डेल संकारक। और डेल संकारक का वैल्यू ये इसके बराबर होता है डेल बटे डेल एक्स आई के डेल बटे डेल वाई जे के डेल बटे डेल जेड के। इसे क्या बोलेंगे, डेल संकारक, ठीक है। और इसके आधार पे अपने को एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, ये जो मान है वो अधिकतम मान को दर्शा रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अपने दिशा क्या ली, समान। और समान दिशा मतलब कोस 0 रखा था और कोस 0 का वैल्यू कितना रखा था, 1। और कोस का अधिकतम वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो किसके मान को दर्शा रही है, उसके अधिकतम मान को दर्शा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक राशि एक ये डेल संकारक क्या रखना है, तो यहाँ पे अगर अपने एक भौतिक राशि की बात और करें, ठीक है, जैसे मान लो क्या है E जो dv बटे dr था माइनस का, उसको लिखा था E cos थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं माइनस का डेल v बटे dr का अधिकतम मान की बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा। तो cos थीटा का अधिकतम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। यहाँ पे क्या आया, E, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो डेल v बटे डेल x है, जो ex है, वो कौन से मान को दर्शा रहा है, अधिकतम मान को।